अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स को स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली डायनेमिक्स क्या है? डायनेमिक्स इज़ अ चेंज इन व्हाट? चेंज इन द मोशन ऑफ बॉडीज़। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। डायनेमिक्स इज़ कंसर्न विद द फोर्स दैट प्रोड्यूस चेंज इन द मोशन ऑफ बॉडीज़। जब भी हम किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करेंगे और फोर्स अप्लाई करने के बाद जो चेंज आएगा उसकी मूवमेंट में, वो बेसिकली डायनेमिक्स ही है। टॉपिक हमारा है फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्स की डेफिनेशन रीड करते हैं। अ फोर्स इज़ अ पुश और अ पुल दैट स्टार्ट, स्टॉप और चेंजेस द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। फोर्स हमारे पास क्या होता है? एक प्रेशर होता है, यानी दबाव होता है। आइदर वी कैन पुश और अ पुल और ट्विस्ट। ठीक है। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं। व्हेन वी ओपन अ डोर वी नीड टू पुश इट और पुल इट बाय अप्लाइंग फोर्स टू इट। फोर्स हमारे पास काफ़ी तरह की होती हैं। कुछ हम पे एक्ट कर रहे होते हैं और कुछ हम अप्लाई करते हैं दूसरी चीज़ों पे। ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस की तरफ आएंगे। दो मेन टाइप्स की फोर्सेस हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स, a contact force is a force that exerted by one object on the other at the point of contact। बेसिकली कॉन्टैक्ट फोर्सेस में एक कॉन्टैक्ट होगा जो कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। ठीक है। वही पुश, पुल या ट्विस्ट करके। अगर हमें एक पेन खोलना है, हम उसको पुश भी कर रहे हैं एंड ट्विस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास इसकी फर्दर टाइप्स आती हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। पहला है हमारे पास फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है? रेजिस्टेंस, यानी रगड़। इट इज़ द फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो फोर्स अप्लाई से मोशन होता है ना, ये उसको रोकती है। अब जैसे अगर हम एक बॉल को सरफेस पे ऐसे रोल कराएंगे, वो एक पॉइंट पे जाके स्टॉप हो जाएगी। वो स्टॉप क्यों होगी? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन जो कि सरफेस और उसके दरमियान मौजूद है। ड्रैग फोर्स। व्हाट इज़ ड्रैग फोर्स? ड्रैग फोर्स इज अ रेजिस्टेंट फोर्स दैट अकर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग थ्रू अ फ्लूइड। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल आपको बहुत अच्छी सी मैं दूँ। जब हम स्विमिंग करते हैं, ठीक है, व्हाट वी डू इन स्विमिंग, हम अपने हाथों को ऐसे आगे की तरफ ड्रैग करते हैं, पानी को पीछे कर रहे होते हैं। फोर्स लगाते हैं ना, ड्रैग फोर्स बोलते हैं उसी को। और पानी पीछे जाता है, हम आगे मूव करते हैं, हमारा मोशन आगे की तरफ होता है एंड पानी बैकवर्ड जाता है। ये बेसिकली ऑपोजिशन फोर्स है, इसलिए इसमें ऑपोजिशन होती है। यही इसमें था। ड्रैग फोर्स इज अ रेजिस्टेंट फोर्स दैट अकर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग थ्रू अ फ्लूइड। फ्लूइड इसमें लिक्विड भी हो सकता है एंड गैस भी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट एक अपवर्ड फोर्स है। ठीक है। एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट। जैसे ओशंस में हमारे पास बोट्स होती हैं, शिप्स होती हैं, वो कैसे फ्लोट करती हैं पानी के ऊपर। दिस फोर्स हेल्प्स देम टू फ्लोट। ये इसी फोर्स की वजह से एक अपवर्ड फोर्स उन पर लग रही होती है, वो चलती रहती हैं। नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स बेसिकली हम इसको कह सकते हैं सपोर्ट फोर्स। ठीक है। इट इज़ अ रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन एन ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन इट। अब जैसे ये रजिस्टर इस टेबल पर पड़ा है, ये कोई ना कोई वेट रखता है, इसका मैस है, इसका मैस इस पर एक्ट कर रहा है और जो बदले में इसको नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स मिल रही है ना, कि ये नीचे ही रहे, मूव ना करे, वो इसका रिएक्टिव फोर्स है। और यही नॉर्मल फोर्स है, ये चीज़ों को उनकी पोजीशन पर रहने में हेल्प करती है। ठीक है, इसलिए हम इसे सपोर्ट फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है एयर रेजिस्टेंस। इट इज़ द रेजिस्टेंस एक्सर्टेड बाय एयर ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इज़ फॉलिंग और मूविंग थ्रू इट। ठीक है, ये भी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, जो एयर अप्लाई कर रही होती है ऑब्जेक्ट पे, आइदर इट इज़ फॉलिंग या वो मूव कर रहा है। जब हम इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, जब हम कार में बैठे हैं, अगर आप अपना एक हाथ बाहर निकालें
तो आपको एक फोर्स लगती हुई अप्लाई हो रही होगी। अगर गाड़ी स्पीड में चल रही है तो आपका हाथ तेज़ी की तरफ पीछे जाएगा। ये कौन कर रहा है? ये एयर रेजिस्टेंस कर रही है। इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर मैं दूँ, रॉकेट जब हवा में जाता है वो भी एयर को रेजिस्ट करते हुए जाता है। वो अपवर्ड मूव करता है, एयर उस पर डाउनवर्ड एक्ट करती है। ये भी एयर रेजिस्टेंस है हमारे पास। नेक्स्ट फोर्स की तरफ अगर हम देखें, टेंशन फोर्स। ये नॉर्मल हमारी जो हम टेंशन लेते हैं वो वाली टेंशन नहीं है। इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ रोप व्हेन अ पर्सन और लोड पुल्स इट। ये अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं पहले आपको दे दूँ। अगर हम एक एप्पल को किसी भी रोप के साथ हैंग करते हैं और उसको एक ट्री पे या कहीं भी हैंग करते हैं, वो एप्पल का वेट हमेशा नीचे रहेगा, बट वो डाउनवर्ड रहे, बट वो ज़मीन को टच नहीं करेगा बेसिकली। ठीक है, उस पर जो फोर्स एक्ट कर रही है ना, वो टेंशन फोर्स है जो उसको स्टिल वहीं हवा में रख रही है रोप के अंदर। यही है, इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ रोप व्हेन अ पर्सन और लोड पुल इट। वही एप्पल का वेट है ना, वो उसको पुल कर रहा है, और जो उसके अंदर एक फोर्स है वो टेंशन फोर्स है। लास्ट हमारी है इलास्टिक फोर्स। बेसिकली इलास्टिक फोर्स क्या है, आपको नाम से पता चल रहा है। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी यार क्या बोलते हैं इसको, आई डोंट नो व्हाट टू से इन उर्दू। It is a force that brings certain material back to their original shape after being deformed. ये वो force है। अच्छा, we take an example of a rubber band. When we stretch it, it becomes deformed. वो अपनी shape से change हो जाता है, but जब हम उसको वापस छोड़ेंगे, it comes back to its original. ठीक है, original shape में आ जाता है ना। तो ये किस फोर्स की वजह से आता है? ड्यू टू द इलास्टिक फोर्स जो उसमें होती है। अगर हम उसकी एक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं ना, वो टूट भी जाता है। इलास्टिक फोर्स की भी एक लिमिट होती है। ओके, इलास्टिक फोर्स के बाद जो सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स है हमारे पास, वो है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि नॉन कॉन्टेक्ट मतलब इसमें कॉन्टेक्ट नहीं होगा। कॉन्टेक्ट किसका नहीं होगा? ऑब्जेक्ट्स का नहीं होगा। A non-contact force is defined as the force between two objects which are not in physical contact. ठीक है, फिजिकल कॉन्टेक्ट में वो नहीं होंगे। The non-contact force can work from a distance. इसलिए वो डिस्टेंस से भी काम कर सकते हैं। That is why they are sometimes called as action at a distance. इसलिए इन्हें हम actions at a distance भी कह सकते हैं। There is always a field linked with the non-contact force. इसके इर्द गिर्द हमेशा एक फील्ड बन जाती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के इर्द। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड फील्ड फोर्सेस। इसलिए इन्हें फील्ड फोर्सेस भी कहा जाता है। अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर डिस्क्राइब बिलो। इसकी एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। सबसे पहले है ग्रेविटेशनल फोर्स। मे बी कुछ को पता हो कुछ को ना पता हो, सबसे ज़्यादा जो फोर्स है वो ग्रेविटी की है, जो अर्थ में है, जो हमें स्टैंड रहने पर रखती है, मजबूर करती है। ग्रेविटी हमें कैसे कर रही है? एन एप्पल फॉलिंग डाउन फ्रॉम अ ट्री इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। When we throw an object upward, it is the gravitational force of earth that bring it back to the earth. इसलिए देखें ना, जब एक हम कोई चीज़ बॉल ऊपर फेंकते हैं, वो वापस नीचे ही क्यों आती है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अर्थ हम पे अप्लाई करती है। इसी तरह अगर हम इंसान स्पेस में जाते हैं तो हम क्यों वहाँ पर स्टैंड बाय नहीं कर पाते? क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी सिर्फ अर्थ के अंदर है जो हमें ज़मीन पर खड़ा रखने देती है। इसी तरह ये एप्पल का ट्री है, इस पर एप्पल जब गिरता है वो हवा में क्यों नहीं रहता? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी उसे अपने तरफ खींचती है। इसी तरह वो नीचे गिरता, और इसी तरह से ही हमारा न्यूटन्स लॉ बना था। यही एप्पल था जो गिरा उसके सर पे, और न्यूटन लॉ हमारा इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, आगे। इनफैक्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स दैट एग्जिस्ट अमंग ऑल बॉडीज़। ज़ाहिर है अर्थ के अंदर जितनी भी बॉडीज़ है ना, सब पे ये अप्लाई हो रही है। ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, विच हैव मास।
मास क्या है, किसी भी चीज़ का वेट होता है। जितनी बॉडीज़ है ना, कोई भी चीज़, उसका कोई ना कोई मास है, यानी कोई ना कोई वेट है। इट इज़ लॉन्ग रेंज फोर्स गिवन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखा, लॉन्ग रेंज है मतलब काफ़ी रेंज तक रहती है, और ये न्यूटन लॉ की तरफ से ही आई है हमारे पास। F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्केयर। F हमारे पास फोर्स है, G हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एंड m1 मास 1 मास 2 यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, और ये इनका डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का हमारे पास स्केयर है। Where m1 and m2 are two masses distant are apart and g is constant of gravitation। जी की जो वैल्यू है ना हमारे पास कांस्टेंट है, ओवरऑल अर्थ पे ही ना वो सेम है, हर चीज़ पे यही है। 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11 nm स्क्वायर kg-2। ठीक हो गया। द सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स कीप्स द अर्थ एंड ऑल अदर प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम इन फिक्स्ड ऑर्बिट। इसी तरह जो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको और जो प्लैनेट्स हैं उनको एक सर्कल में यानी ऑर्बिट में मूव करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सिमिलरली द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ कीप्स द मून इन इट्स ऑर्बिट। इट्स ऑल्सो कीप द एटमोसफेयर एंड ओशन फिक्स टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब आपने देखा होगा हमारा अर्थ गोल है और उसमें वाटर भी है एंड काफ़ी सब लैंड है और माउंटेन्स हैं, तो हमारी अर्थ तो हर टाइम रोटेट कर रही है और कभी पानी ऊपर जा रहा होगा, बट वो कभी हमें महसूस नहीं होता कि गिर रहा है या हमारी अर्थ मूव कर रही है। ये ग्रेविटी की वजह से वाटर अपनी स्टिल पोजीशन पर होता है ड्यू टू दिस। ठीक है, even an object resting on a surface exert a downward force called its weight। ये वही हमने जो नॉर्मल फोर्स ऊपर पड़ी थी ना, ये उसी की बात ही कर रहे हैं। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर ये बुक यहाँ पर पड़ी है, अगर मैं इसको ना छेड़ूँ तो ये यहीं पर ही पड़ी है, और अगर ये यहाँ पड़ी है तो ये अपना वेट की वजह से एक फोर्स एक्ट कर रही है नीचे को, ये इसका एक्शन है। इसके रिएक्शन में इस पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है। ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स इज कॉल्ड वेट ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द अर्थ ऑल्सो नोन एज ग्रेविटी। जी, ग्रेविटी हम सब पे ही एक्ट कर रही है। नेक्स्ट हम आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। ये बेसिकली दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के बीच में होती है। अब इसकी एक एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, अगर हम हेयर में कॉम्ब करते हैं, ठीक है, और कुछ पेपर्स अगर हम नीचे रखें ना, देन जब हम उसको उसके करीब लेके जाएंगे ना, वो सारे पेपर्स उस पर चिपक जाएंगे। इट इज़ बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब हमने उसको रब किया वहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स आ गए, और जो पेपर था वो ऑलरेडी चार्ज पड़ा हुआ था, उस पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव, वी डोंट नो, कोई ना कोई चार्ज था। और जब हम उन दोनों को ऐसे करीब लेके गए, क्योंकि कॉम्ब हमारा चार्ज हो चुका था, उसने अट्रैक्ट किया, दोनों साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, द ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। अगर सिमिलर होगा तो वो रिपेल करेगा, और अगर ऑपोजिट होगा तो ऑब्वियसली वो अट्रैक्ट करेगा। लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ ऑल्सो अ लॉन्ग रेंज फोर्स। ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह लॉन्ग रेंज फोर्स है। Magnetic force. It is a force which a magnet exert on other magnets and magnetic material like iron, nickel and cobalt. You might have observed that iron pins attracted in the presence of a magnet without any physical contact. वही बता रहे हैं कि जब भी हम मैग्नेट को किसी भी ये आयरन की चीज़ के साथ या किसी भी कोबाल्ट की चीज़ के साथ अटैच करेंगे तो वो ज़ाहिर है अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स कैन बी आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। और अगर चार्ज सेम है तो वो रिपल्सिव फोर्स होगी, अट्रैक्टिव जब होगी जब चार्जेस डिफरेंट होंगे। दिस कैन बी ऑब्जर्व वेरी इजली बाय ब्रिंगिंग डिफरेंट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स क्लोज टू ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल एंड
अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये हम बेसिकली जब बचपन में भी बहुत किया होता है, मैग्नेट को एक साथ जोड़ते हैं, अगर सेम पोल्स होते हैं तो वो रिपल करता है एंड डिफरेंट होंगे तो अट्रैक्ट करके चिपक जाएगा। स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, these are also non-contact forces acting between the subatomic particles. We will study these forces in the next section. ठीक है, ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं, मतलब इसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता और ये होती हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में। बाकी इसकी डिटेल्स आगे ही होंगी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो। समझ ना आया हो तो वीडियो को दोबारा देखिएगा एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।